गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग था वो ऑलरेडी मोरोशा को जिंदा पकड़ चुका था। जिसके बाद हम लोगों को सेक्टर 20 मोरोशा लू फैंग के स्टार टावर के अंदर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे लू फैंग सेक्टर 20 मोरोशा को काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जो सेक्टर 20 मोरोशा होता है वो लू फैंग को किसी भी चीज़ के बारे में बताना नहीं चाहता था। एट द एंड लू फैंग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और लू फैंग सोच लेता है कि लू फैंग सेक्टर 20 मोरोशा को अपना स्लेव बना के रहेगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर एक बार कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी दूसरे पर्सन का स्लेव बन जाता है तो वो अपने आप को पूरी तरीके से दिल के साथ डिवोट कर देता है सामने वाले पर्सन के लिए। और इन सब चीज़ों को करने से लू फैंग को सेक्टर 20 मोरोशा से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती सेक्टर 20 नेस्ट के बारे में। इसी के बाद लू फैंग अपना ये जो एनस्लेवमेंट वाला प्रोसेस होता है इसे स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि लू फैंग के हाथों के अंदर से एक ट्रायंगुलर बीम निकलती है जो कि सीधा जाके सेक्टर 20 मोरोशा के चेस्ट को पेनिट्रेट कर जाती है और उसके चेस्ट के अंदर चली जाती है। और जो लाइट का ट्रायंगुलर था ये उसके बॉडी में जाने के बाद एक छोटी सी आवाज़ करता है कुछ और फिर पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। लू फैंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, वो कहता है मैं फेल हो गया। वही दूसरी तरफ जो सेक्टर 20 मोरोशा था वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वो कह रहा है क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम मुझे अपना स्लेव बना पाओगे, एक सेक्टर 20 को? सेक्टर 20 मोरोशा से कहता है अबे उल्लू के पट्टे, तुझे इतना भी नहीं पता कि जो सेक्टर 20 होता है वो नोबलेस्ट लाइफ फॉर्म होता है पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के, और तू एक नोबल लाइफ फॉर्म को अपना स्लेव बनाना चाहता है? तू सही में पागल हो चुका है। सेक्टर 20 कहता है कि ये जो सेक्टर 20 होते हैं इनकी जो पावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन के लिए बने होते हैं और वो ठीक ओरिजिनल यूनिवर्स जितने पावरफुल होते हैं। और तुम्हें क्या सच्ची में लगता है एक ओरिजिनल यूनिवर्स जितने पावरफुल क्रिएचर को तुम एनस्लेव कर सकते हो? लू फैंग काफ़ी ज़्यादा डीप वॉइस के अंदर कहता है कि टू बी एक्यूरेट, तुम अल्टीमेट किंग नहीं बने हो, तुम 1 बिलियन ऑफ सेक्टर 20 के अंदर से एक सेक्टर 20 हो और तुम ओरिजिनल यूनिवर्स जितने पावरफुल भी नहीं हो, तो तुम क्वालिफाइड बिल्कुल भी नहीं हो ये सारी चीज़ें कहने के लिए। सेक्टर 20 मोरोशा ये सारी चीज़ें सुनने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसता और कहता है चलो ठीक है, मानता हूँ कि मैं ओरिजिनल यूनिवर्स जितना पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं एक नोबल लाइफ फॉर्म हूँ। लू फैंग सेक्टर 20 मोरोशा की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम शांत रहो और देखते रहो कि मैं क्या करता हूँ। और इसी के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है वो सडनली अपने हाथों को आगे करता है और उसके बॉडी के अंदर से और हाथों के अंदर से काफ़ी सारे थ्रेड्स बाहर आते हैं और ये सारे जो थ्रेड्स होते हैं ये एक पिक्चर को फॉर्म करते हैं। और ये जो सडनली जो पिक्चर होती है ये सीधा सेक्टर 20 मोरोशा के बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है। लू फैंग वापस से कुछ ना कुछ एनस्लेवमेंट टेक्निक्स का यूज़ करता है लेकिन वो दोबारा से फेल हो जाता है। वही जो सेक्टर 20 मोरोशा होता है उसे इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम दिखाओ कितना है दम तुम्हारे अंदर, आज मैं भी देखूँ कि तुम्हारे अंदर और कितनी सारी ट्रिक्स है। लू फैंग थर्ड टाइम दोबारा से एक अटैम्प्ट देता है और थर्ड अटैम्प्ट के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है उसके आंखों के अंदर से एक गोल्डन लाइट की बीम शूट आउट होती है। जो 2 लाइट के पिलर्स होता है ये एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं और फिर वापस से सेक्टर 20 मोरोशा के बॉडी के अंदर जाता है। और थर्ड टाइम भी ये पहले की तरह ये जो लाइट का पिलर होता है ये पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है उसके बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद। लू फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। लू फैंग कहता है मैंने जितने भी टेक्निक्स यूज़ की वो सारी टॉप टायर टेक्निक्स थी और ये सारी एनस्लेविंग टेक्निक डोंग डोंग रिवर और वर्ल्ड ऑफ जिन की थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ये जो सेक्टर 20 है ये इन सारी टेक्निक्स को किस तरीके से रजिस्ट कर पा रहा है। और नॉर्मली अगर देखा जाए जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर एनस्लेवमेंट टेक्निक्स का यूज़ कर रहा होता है तो सेकंड जो पर्सन होता है वो अपनी विल पावर या फिर बाकी सारी चीज़ों की मदद से अपने आप को रजिस्ट करने की कोशिश करता है। बट मोरोशा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। लू फैंग को फील हो रहा था कि एक तरीके से ये जो उसकी जितनी भी टेक्निक्स है वो उसके बॉडी के अंदर जाने के बाद पूरी तरीके से गायब हो जा रही है और सेक्टर 20 मोरोशा अपना 1% भी नहीं यूज़ कर रहा इन सारी टेक्निक से बचने के लिए। फैंग इस वक्त मन ही मन सोचता है कि नॉर्मली जो वो गोल्डी पावर्स का यूज़ करता है तो वो एक टाइम में समझ सकता है कि जो गोल्डी पावर्स होती है उसे सेक्टर 20 आराम से अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और एक तरीके से गोल्डी पावर्स का ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता सेक्टर 20 के लिए, वो बस उनकी एनर्जी को थोड़ा बहुत कंज्यूम कर सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अभी जो लू फैंग जिन पावर्स का यूज़ कर रहा था वो गोल्डी पावर नहीं बल्कि ब्लरी गोल्डी पावर्स का यूज़ कर रहा था और काफ़ी सारे जो ट्रू गॉड्स होता है वो सोल अटैक्स को परफॉर्म करते हैं ब्लरी गोल्डी पावर टेक्निक्स के कारण, जो कि सेक्टर 20 के बॉडी के अंदर घुस के उनके सोल को डैमेज भी करता है। लेकिन इस वक्त लू फैंग जब भी अटैक कर रहा था उसकी जो ब्लरी गोल्डी पावर थी ये पूरी तरीके से उस सेक्टर 20 के बॉडी के अंदर जाने के बाद वैनिश हो जा रही थी, मतलब गायब हो जा रही थी।
लू फैंग मन ही मन सोचता है क्या इसका मतलब ये है कि ये जो सेक्टर 20 है क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो मैं इस वक्त इस सेक्टर 20 को एनस्लेव नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसके मन के अंदर एक थॉट आता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकता। मुझे मुझे शायद से सेक्टर 20 की पावर का यूज़ करना चाहिए। हाँ, अगर मैं सेक्टर 20 की पावर का यूज़ करता हूँ तो हो सकता है कि मे बी मैं उसे एनस्लेव कर पाऊँ। इतने टाइम से जो सेक्टर 20 मरुशा था जो कि लू फैंग को चिढ़ाने का काम कर रहा था, एकदम से वो अपना मुंह बंद कर लेता और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक देखने के लिए मिल सकता था क्योंकि एकदम से लू फैंग पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। इस वक्त एक सेक्टर 20 के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। बट ये कोई बिग डील नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि इस वक्त लू फैंग के बॉडी से निकलने वाला जो फोर्स था वो ठीक एक सेक्टर 20 के समान था। और एक सेक्टर 20 के अंदर और लू फैंग के अंदर बस एक ही डिफरेंस था कि जो लू फैंग था उसके पास एक ही गर्दन थी, बल्कि एक नॉर्मल सेक्टर 20 के पास दो गर्दनें होती है। देखने के बाद जो सेक्टर 20 मुरुशा होता है वो कहता है ये कैसे हो सकता है करके, ये नहीं हो सकता, ये ज़रूर एक फेक बॉडी है, तुम मेरे लुक को सिमुलेट कर रहे हो 3D डिज़ाइनिंग के मदद से। मुझे पता है कि तुम फेक हो, तुम इस तरीके से सिमुलेट कर रहे हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ तुम एक सेक्टर 20 की पावर कभी भी नहीं यूज़ कर सकते। गाइस, वैसे जो ऑर्डिनरी सेक्टर बीस्ट होता है वो भी एक तरीके से अपने आप को ट्रू गॉड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है और उस टाइम वो इवन ट्रू गॉड्स का गोल्डी पावर फोर्स को भी पेनिट्रेट मतलब अपनी बॉडी से रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन वो जो गोल्डी पावर फोर्स होता है वो पूरा फेक होता है, वो एक्चुअल में रियल गोल्डी पावर्स नहीं होते। पहले की तरह दोबारा से लू फैंग के बॉडी के अंदर से काफ़ी सारे लॉर्ड रेड्स बाहर आते हैं और जो लॉर्ड रेड्स होता है इनके मदद से एक एंग्रेविंग पिक्चर फॉर्म होती है। वो जो पिक्चर होती है पहले की तरह ठीक सेक्टर 20 मरुशा के बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। बार जब ये पिक्चर उस सेक्टर 20 मरुशा के बॉडी के अंदर एंटर हुई थी तो लू फैंग को काफ़ी कुछ फील हो रहा था। लू फैंग फील कर सकता था कि ये जो पिक्चर है ये ठीक सेक्टर 20 के दिल के मतलब उसके सेक्टर के अंदर जा चुकी है। और लू फैंग को एक और चीज़ पता चली थी कि ये जो सेक्टर 20 का सेक्टर है इसके अंदर एक इनविजिबल पावर है जो कि बाकी सारे फोर्सेस को अपने अंदर नहीं आने देती। इसका मतलब बस सेक्टर 20 की जो सेक्टर 20 की पावर थी उसी की मदद से लू फैंग इस सेक्टर 20 के अंदर जा सकता था। इसके अलावा जो लू फैंग था, लू फैंग ने सेक्टर 20 की सोल को भी उसके सेक्टर के अंदर देखा था। हालांकि ये सारी चीज़ें लू फैंग पहले नहीं देख पाया था, जिसके कारण लू फैंग को एक आइडिया मिल गया था कि अगर वो इस मरुशा को एनस्लेव कर सकता है तो वो बस इन सेक्टर 20 की पावर्स को यूज़ करके ही कर सकता है। मे बी इस वक्त जो उसकी टेक्निक है वो थोड़ी सी वीक पड़ रही है, इसलिए लू फैंग ज़्यादातर सेक्टर 20 की तरफ ध्यान नहीं देता और वो क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। दूसरी तरफ जो मरुशा था वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि लू फैंग जिसको वो पहले बस अपना एक खाना समझता था जो कि यूनिवर्स ओशन के अंदर प्रोड्यूस होता है, वो लू फैंग वो आज सेक्टर 20 मरुशा के सामने ठीक एक सेक्टर 20 बन के दिखा दिया। और इवन वो एक नोबल लाइफ फॉर्म सेक्टर 20 की पावर्स को भी यूज़ कर सकता है। वो लिटरली इमेजिन नहीं कर सकता था कि लू फैंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। सेक्टर 20 मरुशा लू फैंग की तरफ देखता और उसे कहता है कि इम्प्रेसिव, काफ़ी अच्छा, तुम जितना सोचा था उससे ज़्यादा पावरफुल हो। लेकिन तो क्या हुआ कि तुम सेक्टर 20 की पावर्स को यूज़ कर सकते हो। हम सेक्टर 20 हम जब भी बॉर्न होते हैं हम काफ़ी सारे मैग्निफिशेंट विल पावर के थ्रू बॉर्न होते हैं और जो हमारी सोल होती है वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से परफेक्ट होती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच्ची में हमें एनस्लेव कर सकते हो? इम्पॉसिबल। इवन तुम्हारे पास सेक्टर 20 की पावर है उसके बाद भी तुम मुझे एनस्लेव नहीं कर सकते। लू फैंग स्माइल करता है और अभी वो पूरी तरीके से सेक्टर 20 मरुशा को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि जो सेक्टर 20 मरुशा है वो उसके कंसंट्रेशन को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। और इसके बाद जो सेक्टर 20 मरुशा होता है वो दोबारा से लू फैंग को चिढ़ाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद भी लू फैंग काफ़ी सारे ट्राइज देता है और काफ़ी सारे ट्राइज देने के बाद भी वो लगातार फेल हो रहा होता है। इस वक्त जो मरुशा था वो लू फैंग को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ लू फैंग उसको पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए अपने कल्टीवेशन के ऊपर फोकस कर रहा था और नई नई स्किल्स को क्रिएट करके और नई नई टेक्निक को समझ के वो लगातार सेक्टर 20 के ऊपर इस्तेमाल कर रहा था। एक्चुअली गाइस, बात ये भी थी ना कि जो लू फैंग था, लू फैंग ने कभी भी अपना फोकस इन एनस्लेवमेंट टेक्निक्स के ऊपर नहीं दिया। लू फैंग बेसिक टेक्निक्स को जानता था, कुछ एडवांस टेक्निक्स को भी जानता था, लेकिन स्टिल अगर एक तरीके से देखा जाए तो लू फैंग ने इन सारी चीज़ों में इतना भी ज़्यादा ध्यान नहीं किया। तो इसलिए जो लू फैंग था वो एनस्लेवमेंट टेक्निक में उसने कभी भी कोई महानता प्राप्त नहीं की थी। और वैसे भी लू फैंग ने कहा सोचा होगा कि किसी दिन उसे एक सेक्टर 20 को एनस्लेव करने की ज़रूरत पड़ जाएगी।
इस वक्त लू फेंग हम लोगों को एक टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए देखने के लिए मिल सकता था। ये जो टेक्निक थी ये वर्ल्ड ऑफ जिन की टेक्निक थी और इस एनसीलेविंग टेक्निक को खुद हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्ड किंग के द्वारा बनाया गया था और इस टेक्निक का नाम था 3 स्टार सेक्टर। और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक थी और ये वन ऑफ द बेस्ट सोल एनस्लेविंग टेक्निक आती थी पूरे वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर। अगर लू फेंग शायद से अगर इस टेक्निक के थ्रू भी अगर सेक्टर 20 को एनस्लेव नहीं कर पाया तो शायद वो किसी और दूसरे टेक्निक की मदद से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से कर पाएगा। और ये जो 3 स्टार सेक्टर टेक्निक थी जो कि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग के द्वारा बनाई गई थी, उस टाइम हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रू गॉड या फिर सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल ग्रेट बीइंग कहलाया जा सकते हो, जिन्होंने कुछ एनस्लेवमेंट टेक्निक्स बनाई थी और इनकी सबसे बेस्ट एनस्लेवमेंट टेक्निक रहा करती थी। और इस वक्त जो लू फेंग जिस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था वो उनकी सबसे बेस्ट टेक्निक थी। इसी तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो वक्त होता है वो बीतता रहता है और लगभग 1 साल हो जाता है। वही दूसरी तरफ प्राइमल जॉ सिटी लीडर और बाकी सब लोग थोड़े बहुत चिंतित हो जाते हैं, उनसे वेट नहीं हो रहा था। वो कहते हैं लू फेंग उसने सेक्टर 20 को जिंदा पकड़ लिया था और शायद से वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता था लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया, क्या कुछ गलत तो नहीं हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है करके लू फेंग के क्वेश्चन अभी तक ख़त्म हो जाने चाहिए थे। लू फेंग है वो वापस नहीं आया। वही हम लोगों को स्टार टावर का सीन दिखाया जाता है और स्टार टावर के अंदर लगातार जो स्टार टावर था उसने सेक्टर 20 को सप्रेस करके रखा था और वो सेक्टर 20 को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से रोक रहा था। और सेक्टर 20 वही दूसरी तरफ लू फेंग का कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लू फेंग पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए जब अपने टीचर प्राइमल जॉ सिटी लीडर का मैसेज को उस मैसेज को देखने के बाद ही लू फेंग रिप्लाई कर देता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। भेजने के बाद लू फेंग फाइनली अपना आंखों को खोलता है और वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो सेक्टर 20 मोरोशा की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि अभी तुम मुझे रेजिस्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते। मोरोशा होता है वो लू फेंग की बात को सुनने के बाद कहता है कि जितना दम है लगा लो, आ जाओ। वही ये वो भले ही ऊपर ऊपर से कह रहा था लेकिन अंदर से उसकी भी फटी पड़ी थी। वो सोचता है कि इस वक्त पता नहीं जो लू फेंग है वो कौन सी टेक्निक उसके ऊपर यूज़ करने वाला होगा, क्योंकि अभी तक लू फेंग ने जितने भी टेक्निक्स यूज़ की थी वो सारी की सारी टॉप टायर की थी। और जब उसने एकदम से सेक्टर 20 की पावर्स का भी यूज़ किया तो उस टाइम लिटरली सेक्टर 20 मोरोशा की फट चुकी थी और वो अभी लू फेंग को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहता था। वही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लू फेंग कुछ कलाकृतियाँ परफॉर्म करता है और थोड़ा बहुत नाचने वाचने के बाद जो लू फेंग होता है फाइनली हम लोगों को एक क्रिस्टल देखने के लिए मिलता है। ये एक पानी का क्रिस्टल था जो कि उसकी उंगली से निकलते हुए बाहर आता है और इसके बाद ये क्रिस्टल सीधा जाके उस मोरोशा की आँख के अंदर चला जाता है। और मोरोशा के आँख के अंदर जैसे ही क्रिस्टल जाता है वो अपनी आँखों को फड़फड़ाता है और फड़फड़ाती एकदम से जो क्रिस्टल होता है वो सीधा उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और एकदम से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो सेक्टर 20 मोरोशा है वो पूरी तरीके से हिलना बंद कर देता है, वो एक तरीके से पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता है। वही जो मोरोशा होता है वो एकदम से बड़बड़ाने लग जाता है कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं सबसे बड़ा अल्टीमेट किंग हूँ, मैं तुम्हें बाद में एलिमिनेट करूँगा, मैं सबसे पहले उस इंसान को एलिमिनेट करूँगा, फिर मैं तुम्हें भी एलिमिनेट करूँगा और तुम सब लोगों को एलिमिनेट करने के बाद मैं फाइनल सेक्टर 20 बन जाऊँगा। और अगर वो इंसान अभी एलिमिनेट नहीं होता तो तुम सब लोगों को एलिमिनेट करने के बाद जब मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा उसके बाद वो इंसान जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा निचले दर्जे का देखता है और वो मुझे कुछ नहीं समझता उसकी तो मैं बैंड बजा के रखूँगा, उसको रिग्रेट मैं फील करवा के रहूँगा। वो फेंग एक तरफा मोरोशा को देख रहा था और एकदम से सडनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो ड्रॉप ऑफ वाटर होता है उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर फॉर्म हो जाता है और सेक्टर 20 मोरोशा के चेस्ट के ऊपर एक ट्रायंगल का निशान देखने के लिए मिलता है जो कि बाहर आता है, ग्लो करता है और इसके बाद वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। लू फेंग ये सारी चीज़ें देखने के बाद स्माइल करता है और कहता है फाइनली मैंने कर दिखाया। इस टाइम जो लू फेंग था वो सेक्टर 20 की सोल को फील कर सकता था और वो ये भी अच्छी तरीके से समझ सकता था कि जो सेक्टर 20 मोरोशा है इसके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है और इसका ये जो अटैक है इसके अटैक के थ्रू वो उसका माइंड जो है वो एक इल्यूजन के अंदर जा चुका है ऑलरेडी और वो बड़ा रहा है काफ़ी ज़्यादा। लू फेंग एक लंबी सांस लेता और सेक्टर 20 मोरोशा की तरफ देखते हुए कहता है कि वक्त हो चुका है तुम्हारे जागने का। इसी के बाद सेक्टर 20 मोरोशा अपनी आंखें खोलता है और लू फेंग की तरफ देखते हुए अपनी मुंडी नहीं झुकाता है और फिर बोलता है मास्टर मैं आपकी किस तरीके से सेवा कर सकता हूँ। लू फेंग स्माइल करता है। सेक्टर 20 मोरोशा लू फेंग से पूछता है कि मास्टर आपने किस तरीके की एनस्लेविंग टेक्निक मेरे ऊपर इस्तेमाल की, इवन मेरे को रियलाइज़ भी नहीं हुआ
कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं कब एनस्लेव बन गया। भले ये जो सेक्टर 20 है ये पूरी तरीके से एनस्लेव हो चुका हो, लेकिन इसके बाद भी उसकी जो पुरानी जितनी भी यादें है वो कहीं पे भी नहीं गई। उसकी सारी यादें अभी भी उसके दिमाग के अंदर है। लू फेंग कहता है कि इस टेक्निक का नाम 3 स्टार सेक्टर है और इसे एक सुप्रीम बीइंग के द्वारा बनाई गई है जो कि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग है। मुरुशा थोड़ा सा शॉक होता है गोल्डी किंग का नाम सुनने के बाद। तो लू फेंग उसे कहता है कि एक होली पर्सन है जिसने काफ़ी सारी बेस्ट कोई ये पर्सन होगा अगर एनस्लेवमेंट टेक्निक में, तो ये यही पर्सन था। ये जिन कंट्री का था और जिन कंट्री इस वक्त पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन मुझे किसी तरीके से उनकी ये एनस्लेवमेंट टेक्निक मिल गई जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने वश में करने के लिए। लू फेंग ये सारी चीज़ें बोल ही रहा होता है, तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एकदम से जो लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स होता है उसके अंदर से एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फोर्स बाहर निकलता है और एक जोर की आवाज़ होती है, और साथ ही साथ ये सेम फोर्स लू फेंग के स्टार टावर के अंदर से भी निकलता है। लू फेंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि ये क्या था। वही दूसरी तरफ सेक्टर 20 में रोशा लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है ये रूल्स थे, ये सुप्रीम फोर्स है जो कि आपके मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर से आ रही है, और ये एक तरीके की एक वार्निंग है क्योंकि आपने एक नोबल लाइफ फॉर्म को अपने वश में कर लिया है। जो काम अभी लू फेंग ने किए थे ये कहीं ना कहीं कुदरत के नियमों के पूरी तरीके से खिलाफ थे, इसलिए लू फेंग जानता था कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये इतने ज़्यादा मक्खन की तरह तो नहीं चलने वाली, ज़रूर कोई ना कोई अड़चन ज़रूर आने वाली है। वही हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग के जो टीचर होता है सिटिंग माउंटेन गेस्ट, वो भी ये जो फोर्स है जो कि अभी अभी लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर से बाहर आया था, इस फोर्स को वो फील कर पाते हैं, और इस फोर्स को फील करते हुए वो कहते हैं ये तो सुप्रीम लॉस थे, ये यहाँ पे कैसे, और ये लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स से क्यों निकल रहा है। क्या लू फेंग ने दोबारा से कोई कांड कर दिया या फिर उसने कोई अटपटांग सा कुछ उल्टा सीधा कर दिया। वही सडनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है सीन शिफ्ट होता है और जो सेक्टर 20 हाइव का एक नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी सेक्टर 20 थे वो सारे के सारे जोरदार ट्रेनिंग के अंदर जा रहे थे, और वही दूसरी तरफ हम लोगों को बड़ी देखने के लिए मिलता है जिसकी बॉडी के ऊपर थोड़े मोड़े छोटे को निशान देखने के लिए मिल सकते थे। इसके अलावा वो थोड़ी मोड़ी ब्लीडिंग भी कर रहा था, और वही जो बड़ी था वो एक दूसरे सेक्टर 20 को कंज्यूम करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। तो उनको कुछ तो भी फील होता है, उनको फील होता है कि जो सेक्टर 20 मरुशा है वो उनके ग्रुप से दूर जा चुका है, और जैसे उन लोगों को कुछ फील होता है उन लोगों को पलक झपक के समझ जाता है कि जो सेक्टर 20 मरुशा है वो ऑलरेडी एनस्लेव कर दिया गया है। इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो वो सारे के सारे एकदम से शॉक हो जाता है। उन लोगों को ये सारी चीज़ें थी जो थी उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक थी। एक सेक्टर 20 जो कि डिस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करता है, वो आज किसी ओरिजिनल यूनिवर्स के लाइफ फॉर्म के द्वारा एनस्लेव किया जा रहा है, जो कि अभी अभी उनको मुरुशा के थ्रू पता चली थी। इस बात को लेके उन लोगों को अपने आप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शर्म सी आ रही थी, और अभी वो सेक्टर 20 मुरुशा को अपने में से एक नहीं समझते थे बल्कि वो अपना एक ट्रू एनिमी समझते थे। न्यूरोशोशन के अंदर किसी भी सेक्टर 20 के साथ फाइट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, और जब बात उसे मारने की आए तो पूरी तरीके से तो वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन अगर बात किसी भी सेक्टर 20 को एनस्लेव करने की बात आए तो इस चीज़ के बारे में इवन ये लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन लू फेंग जैसे पर्सन ने लिटरली एक सेक्टर 20 को अपना गुलाम बना लिया था, और ये चीज़ उन्हें कुछ कुछ हजम नहीं हो रही थी, तो वो सब लोग बस मन ही मन लू फेंग का नाम बड़बड़ा रहे थे। आज से इन सब लोगों का एक ही मोटिव था, एक ही लक्ष्य था कि लू फेंग की लाश देखनी है इन सभी लोगों को। बीस्ट होता है ये लोग कभी भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते, और ये लोग हमेशा एक दूसरे को खाने के लिए ही बने रहते हैं। लेकिन इस वक्त जब उनके इज्जत के ऊपर बात आ चुकी थी तो फाइनली ये जो सेक्टर 20 थे ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए भी मान चुके थे। वही स्टार टावर के अंदर हम लोगों को सेक्टर 20 मुरुशा देखने के लिए मिलता है जो कि ऑलरेडी एनस्लेव हो चुका था लू फेंग के द्वारा। लू फेंग उसे कुछ सवाल पूछता है कि जैसे कि इस वक्त सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर कितने सेक्टर 20 है। सेक्टर 20 मुरुशा कहता है कि मास्टर उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है, मुझे आपको बताना है, मुझे माफ़ करना, मैं ऑलरेडी आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर चुका हूँ बाकी के सेक्टर 20 के साथ। वही लू फेंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है, वो कहता है तुमने क्या लीक कर दिया। वही सेक्टर 20 कहता है मुझे माफ़ कर देना मास्टर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। उस वक्त मेरे मन में आपके लिए बस हेट था, और मैं बस आपको कैसे न कैसे करके रिग्रेट फील कराना चाहता था, इसलिए मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन बाकी सारे सेक्टर 20 को भेज दी।
और इसी के बाद अभी तक जितनी भी चीज़ें इस सेक्टर 20 मोरोशा के साथ हुई थी, ये सारी की सारी चीज़ें वो ऑलरेडी बाकी के सेक्टर 20 को बता चुका था। जैसे कि लू फैंग के पास कोई स्टार टावर नाम का ट्रेजर है जिसका बेसमेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और इस स्टार टावर के अंदर वो जब से एंटर हुआ है उस अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर पाया। और ये जितनी भी चीज़ें उसके साथ हुई थी ये सारी वो ऑलरेडी बाकी के सेक्टर 20 को बता चुका था। जैसे लू फैंग को ये सारी चीज़ें पता चलती है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो कहते हैं अरे यार ये कैसे हो गया करके। तभी मोरोशा कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बस आपसे रिवेंज लेना चाहता था। लू फैंग सेक्टर 20 मोरोशा की तरफ देखता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है अरे यार अभी कुछ नहीं हो सकता, चलो कोई ना, मैं समझ सकता हूँ। और साथ ही साथ ये जितनी भी चीज़ें हुई मैं इन सारी चीज़ों के लिए तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर रहा। मुझे इस वक्त ये बताओ कि सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर कितने सेक्टर 20 है, और करंट सिचुएशन के अंदर वो सब लोग कितने ज़्यादा पावरफुल है। इसी के बाद मोरोशा बोलना स्टार्ट करता है और वो कहता है कि एट द स्टार्ट बिलियंस ऑफ सेक्टर 20 थे, और वो सारे के सारे एक ही हाइप के अंदर पैदा हुए थे, और सब ये सारे के सारे जो सेक्टर 20 थे वो लेवल 1 के ऊपर ही थे। और इसी तरीके से जितने भी सेक्टर 20 होते हैं हर 33 सेक्टर 20 के अंदर एक सेक्टर 20 जो होता है वो लेवल 2 का बॉर्न होता है। और इसी तरीके से जो 33 लेवल 2 के सेक्टर 20 होता है उसके अंदर से एक सेक्टर 20 जो होता है वो लेवल 3 का बॉर्न होता है। और इसी तरीके से 36 लेवल 6 के जो सेक्टर 20 होता है उनके अंदर से एक लेवल 7 का, या फिर इसी तरीके से ये जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है। और एट द एंड जब लेवल 6 के टूल मिला के 36 सेक्टर 20 बचेंगे तो जो 36 सेक्टर 20 है ये एक दूसरे को लोगों को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। और एट द एंड जब फाइनल किंग बॉर्न हुआ तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि मास्टर आप भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज मास्टर एक सेक्टर 20 किंग का जन्म ही होता है पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन के लिए। लू फैंग ज़्यादा टाइम पास नहीं करता और वो सेक्टर 20 मोरोशा से पूछता है कि इस वक्त हाइप के अंदर कितने सेक्टर 20 है और उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तभी जो सेक्टर 20 मोरोशा होता है वो कहता है कि इस वक्त हाइप के अंदर कुल मिला के 10 मिलियन से ज़्यादा सेक्टर 20 है। जैसे लू फैंग इस नंबर को सुनता है वो एकदम से डर सा जाता है। और तभी सेक्टर 20 मोरोशा कहता है कि वैसे तो उसमें से जो मैक्सिमम सेक्टर 20 है वो लेवल 2 के ही है, लेकिन देखा जाए तो जो मोस्ट पावरफुल सेक्टर 20 है वो लेवल 4 का है। लू फैंग एक तरीके से लेवल 4 के सेक्टर 20 के साथ फाइट कर सकता था, लेकिन जब उसको पता चलता है कि लगभग 10 मिलियन के आसपास सेक्टर 20 अभी भी हाइप के अंदर है और वो सारे के सारे उसमें से 90% जो है वो लेवल 2 के ऊपर है, तो इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद लू फैंग थोड़ा सा डर सा जाता है, क्योंकि जो सेक्टर 20 मोरोशा था वो लेवल 2 के ऊपर था और सेक्टर 20 मोरोशा जैसे अभी कुल मिला के 9 से 10 मिलियन सेक्टर 20 है, मतलब इतने सारे सेक्टर 20। लू फैंग कहता है कि नो वंडर कि जो ओरिजिनल यूनिवर्स था वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था और वो बार बार हम लोगों को वार्निंग्स दे रहा था। सो गाइस आज का एपिसोड इतना ही। मैं जानता हूँ थोड़ा सा छोटा हो गया क्योंकि आज थोड़ा सा बिजी था मैं कल एपिसोड डाल दूंगा, डोंट वरी। वन मोर थिंग, एक और रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से करनी थी कि हम सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं हम सारे यूट्यूबर्स का जो एस्टिमेट रेवेन्यू होता है वो 9 तारीख को तय होता है, या फिर 9 तारीख को हमारा रेवेन्यू कैलकुलेट होता है। तो 9 तारीख से पहले कि मैं जितने भी वीडियोस डालता उन सारे वीडियोस के ऊपर थोड़ी सी अच्छी सी रीच दिखा दो और थोड़े अच्छे खासे व्यूज़ लाओ। उसके बाद आप पहले की तरह नॉर्मली देखोगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ 9 तारीख तक थोड़ा ठीक ठाक ये कर दो ताकि इस महीने की मेरी इनकम निकल सके। यूट्यूब की जो इनकम होती है वो हर 2 से 3 महीने में एक बार आती है, क्योंकि अभी मैं उतना बड़ा क्रिएटर बना नहीं हूँ और साथ ही साथ मेरे चैनल पे अभी उतनी इंगेजमेंट भी नहीं है। तो गाइस अगर इस 9 तक मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ तो मुझे अगले 9 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। तो होप करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा समझोगे, तो इसलिए अभी जितने भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ उन्हें पूरा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नीच बनाने की कोशिश करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ दिन तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करते रहूँ। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।